हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। नमस्ते। हम कानून की बात में जो भी बातचीत करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है, हम आपको कानून की पेचीदगियों से ज़्यादा कानून से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है, यह हम आपको समझाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने विधि सेवा प्राधिकार बना करके बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं जिसमें पूरी जनसंख्या का लगभग 70% से ज़्यादा आबादी कवर हो जाता है, जिनको कि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम तरह की लीगल सुविधाएं, मुकदमे के खर्च से लेकर उन्हें स्टाम्प ड्यूटी, एडवोकेट, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपए सालाना से कम है, महिला हैं, विकलांग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ट्रांसजेंडर हैं या इस तरह के ग्रुप के हैं, तो आपको वहाँ पर कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। अगर विधिक सेवा प्राधिकार की मदद लेते हैं, कानून से आपको सारी सहायता दी जाएगी। और सहायता देने के लिए वहाँ लोग बैठे हुए हैं। आपका ड्राफ्ट लिखने, आपकी बात लिखने से लेकर के आपको न्याय दिलाने तक की प्रक्रिया में आपको सुविधा दी जाती है। आज हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकार में ही एक पार्ट है, वो है मध्यस्थता का। मध्यस्थता अदालतों में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन मामलों को अब ऐसा कर दिया गया है कि बगैर मध्यस्थता हुए उन मामलों में अदालतों में सुनवाई नहीं होगी। और अदालतों में अगर ये मामले चले गए हैं तो अदालतें उनको वापस भेज देती हैं। पहले मध्यस्थता कराइए, उसके बाद में बात बनेगी। और हर मुमकिन कोशिश होती है अदालत की ओर से कि मध्यस्थता केंद्रों में मध्यस्थता के माध्यम से मामले को हल कर लिया जाए। यह मध्यस्थता क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, कानून की बात में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए MK सिन्हा जी हैं, जो झालसा में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, झारखंड विधि सेवा प्राधिकार में मध्यस्थ हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। एक तो हम ये जानना चाहते हैं फिर से नए सिरे से, कई बार हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि मध्यस्थता क्या है। भारत के चीफ जस्टिस, उन्होंने, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने 2005 में MCPC का गठन किया। MCPC का मतलब मेडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी। इसके तहत इनकरेज किया जाता है कि पार्टीज आपस में बैठ करके अपने डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकालें। जैसे एक मैंने पढ़ा कि मेडिएशन के को डिफाइन किया गया कि मेडिएशन इज ऑसन ऑफ मेडिएशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड टन ऑफ लिटिगेशन। मतलब मध्यस्थता का जो महत्व है वो आर्बिट्रेशन के 1000 गुना की तुलना किया गया और लिटिगेशन के लाख गुना को तुलना किया गया, साधारण भाषा में दें तो। ये जो इंटीग्रेटेड पार्ट है कोर्ट का, जैसा आपने कहा भी कि कोर्ट उनको मध्यस्थता केंद्र में भेजते हैं, उसके बात करते हैं, कोर्ट का इंटीग्रेटेड पार्ट है। और कई देशों में, अपने देश में इसका काफ़ी सफलता है, लगभग 35 से 40% तक सफल हुआ है। मेडिएशन के थ्रू पेंडिंग केसेस को सुलझाया गया है।
तो मध्यस्थता एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक मीडिएटर जो न्यूट्रल होता है, इम्पार्शियल होता है, उनके तहत दोनों पार्टी बैठ करके आपस में बात करके प्रॉब्लम को सुलझाते हैं और दोनों विन विन सिचुएशन में होते हैं और रिलेशन भी बना रहता है। जैसा कि कोर्ट में जब केस होता है, एक पार्टी के पक्ष में होता है निर्णय, दूसरे के एक जीतता है, जीतता है, हारता है, इसमें दोनों ही जीत की स्थिति में रहते हैं और दोनों के पारिवारिक रिलेशन भी मजबूत होते हैं। इसलिए मध्यस्थता को अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया है और बहुत हद तक सुलझाए भी जाते हैं केस को। और मुझे लगता है कि यहाँ के झालसा का भी लगभग 40% झारखंड का इसका मध्यस्थता के द्वारा पेंडिंग केस को सुलझाया जाता है। मध्यस्थता में आने का तरीका क्या है? कैसे मध्यस्थता में कोई सीधे पहुंच सकता है या भाया कोर्ट ही पहुंचेगा? क्या है तरीका? आप पब्लिक के केस के बारे में कहते हैं, वो कोर्ट ही रेफर करते हैं मध्यस्थता केंद्र को, मीडिएशन सेंटर को। जैसे नेशनल लेवल पर नालसा है, स्टेट लेवल पर सालसा है, यहाँ झालसा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डालसा होता है। तो जो केस आता है जो उसको भेजा जाता है डालसा के पास या झालसा के पास और वो वहाँ से रेफर करते हैं मीडिएटर को। मीडिएटर बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं और उन पार्टी को बैठा करके मध्यस्थता के ग्राउंड रूल बताया जाता है कि यहाँ किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा। मध्यस्थता जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, कोई एक एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है और उसके रूट काउज को जाना जाता है, दोनों को बोलने के लिए दिया जाता है। और जब वो जान जाते हैं तो मीडिएटर का काम है कि कहाँ पर उसका हर्डल है, बैरियर है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसके पार्टीज को इंटरेस्ट क्या है उसको देखे और जो मेन सेंटर है हमारा कि कैसे इसके डिस्प्यूट को दूर करें, इस पर हमें फोकस करना चाहिए और बहुत हद तक सफल होता है इसमें। मध्यस्थता में जो मामले आते हैं अमूमन किस तरह के होते हैं? देखिए, एक तो है किसी के पैसे लेन देन में, किसी के जमीन के उसमें, और अधिकतर ज़्यादा आता है मैट्रिमोनियल का। ये केसेस ज़्यादा आते हैं और इस केसेस में सुलझाए भी जाते हैं और इसमें फैसिलिटी है कि सबसे बड़ी स्पीडी ट्रायल होता है। स्पीड ट्रायल तो न कहें, स्पीड इसमें होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, खर्च इसमें उसको कुछ नहीं हो, आने जाने में जो लगे, बाकी कोई खर्च नहीं है और दोनों बैठ करके बात करके अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। ये जो मध्यस्थता है, उस मध्यस्थता में एक मध्यस्थ के अलावा और कौन कौन शामिल होते हैं जो कि मामले से रिलेटेड हैं और किनको शामिल होना है, नहीं होना है? देखिए, इसमें जो दोनों पार्टी होते हैं उनके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, उनके द्वारा लाए गए एडवोकेट भी हो सकते हैं, है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन उसमें शामिल हो सकते, कौन नहीं हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे उनसे रिलेटेड हैं और कैसे वो इसको सुलझाने में मदद कर सकते हैं, तो उनको बिठाया जाता है। तो क्या जो मीडिएटर होते हैं वो भी विधि विशेषज्ञ होते हैं या समाज के? कोई जरूरी नहीं है। ये जो MCPC के बारे में बताया कि मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के द्वारा 40 घंटे का ट्रेनिंग होता है। उसका कमेटी का काम ही है ट्रेनिंग देना, फिर उसका एडवांस ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनर होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो उस जो ट्रेनिंग प्राप्त करता है वो चाहे सामाजिक समझ करता हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कोई जरूर नहीं है कि वो लाभ से हो उसमें, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो उसके पास जो मामले आते हैं वो कोर्ट से आते हैं, तो कोर्ट से गैर लॉ का जानकार कैसे उस मामले को सुलझाएगा? हाँ, मैंने एक बार इस बात को पूछा वहाँ जी। कहते हैं ये भी एक क्वालिटी है कि कानून को ज़्यादा नहीं जानना इसमें,
इसमें प्रॉब्लम को जानना और प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना, इसमें उसको मदद करना है। मीडिएटर का काम ये है। इसलिए कानून का जानकार होना इसमें जरूरी नहीं है। जरूरी है उसके 40 घंटे का जो एमसीपीसी के द्वारा जो ट्रेनिंग निर्धारित है वो ट्रेंड होना चाहिए, उनको ही मेडिएशन का दिया जाता है। फिर जब वो कुछ दिन करते हैं तो उनको एडवांस कोर्स में दिया जाता है। फिर उसमें जो एलिजिबल होते हैं और जो कॉम्पिटेंट होते हैं और जो इच्छा रखते हैं उनको ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसा नहीं जरूरी है कि लॉ को जानना जरूरी है मीडिएटर के लिए। वो अपने अनुभव से उनको मदद करते हैं दोनों पार्टीज को कम्युनिकेशन करने में, इंटरेक्शन करने में और डिस्प्यूट को दूर करने में। अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि तारीख पर तारीख देने के लिए अदालतें नहीं हैं। और यह मुझे जान करके बहुत दुख होता है, परेशानी होती है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख क्यों? वो आया है, सुनवाई करिए या रास्ता निकालिए। मीडिएशन में कितना समय लगता है? कोर्ट में तो लोग कहते हैं, जो जुडिशरी है वो कहती है कि हमारे पास केसेस का अंबार है, एडवोकेट्स मांगते हैं समय कि हमको ये लाना है, हमको वो ले आना है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी कि भाई आप हर बार डेट क्यों लेते हैं, आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आते हैं, पार्टी की तैयारी के साथ। और इसकी तो उसमें तो कोई माने अनिश्चित है। हाँ। कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कोई कह नहीं सकता है। वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो भी शायद नहीं बता सकते कितने साल कितने महीने लगेंगे। लोग फेडअप हो गए हैं। तो इस दोनों में अंतर ये है कि कोर्ट के डेट्स और मीडिएशन में जो समय दिया जाता है वहाँ कोर्ट्स देख करके अपना देते हैं डेट। यहाँ जो पार्टी है खुद अपने विचार करने के लिए अपने चॉइस से डेट लेते हैं और उनको डेट इसलिए दिया जाता है कि ताकि उन दोनों भी फ्री होकर के बात कर सके या अपने जो सॉल्यूशन है उस पर सोच सके। जो हम बाद में हम टर्म्स एंड कंडीशन पर आते हैं उनके सोचने के लिए भी वो लेते हैं कि ताकि पूर्ण रूप से इस विवाद को सेटिस्फैक्टरी सुलझाया जा सके, सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया जा सके। इसके लिए वो समय लेते हैं। वो दोनों के डेट में अंतर होता है। हाँ, एक और चीज जानना चाहेंगे कि मीडिएशन के जो केसेस मीडिएटर के पास आते हैं कितने साल लगभग अदालतों में चलने के बाद यहाँ पहुंचे हैं? जो आपका अपना अनुभव रहा है उसके बारे में कुछ शेयर करिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल। झालसा में जो आते हैं हाई कोर्ट से आते हैं और डालसा में जो आते हैं सिविल कोर्ट से आते हैं। तो निश्चित रूप से जो झालसा में जाते हैं सिविल कोर्ट से ऊपर होकर के हाई कोर्ट में जब पिटिशनर जाता है तब उनको मेडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस में मैंने अनुभव से देखा कि 1-2 साल तो लग ही जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ जाते हैं। जनरली मान लीजिए नीचे कोर्ट में, अदालत में उनको बेल नहीं मिलता, वो अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहले मेडिएशन सेंटर में भेजते हैं कि आप दोनों बात करके इसको परमानेंटली सॉल्व करिए और यदि हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर वो अपने ढंग से वहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार चलते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए बेल का जो भी मामला होता है, इस बेल के मामले में जिस पार्टी ने मुकदमा किया उसकी इच्छा और ईगो बहुत हद तक होती है कि हम इसको जेल भिजवा करके इसको थोड़ा सा औकात बताएं। सुलझाने वाली स्थिति में वो होता नहीं है, मूड में नहीं होता है। और दूसरा पार्टी इसके जो डिमांड्स हैं, इसके जो ग्रीवांसेस हैं उसको एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल करता होगा, ऐसा मुझे लगता है। उस बीच में एक लिमिटेड पीरियड में मध्यस्थ को ये सारा कुछ करना, कैसे कर पाते हैं? जब वहाँ आते हैं, जैसे पहला इसका 3-4 पार्ट होता है ना। पहला हम जैसे फर्स्ट अगर स्टेज में देखते हैं तो पहले दिन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, मेडिएटर अपने को करते हैं, पार्टीज अपने को करते हैं, उनके साथ हाईवे लोग करते हैं। उसके बाद ज्वाइंट सेशन में होता है उसका बातचीत, दोनों के प्रॉब्लम को सुनते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ता है तो हम इंडिविजुअल सेशन करते हैं, सिंगल सेशन करते हैं, दोनों के मन की बात को जानते हैं। लेकिन उसको हम लोग आउट नहीं करते हैं, जब तक वो चाहते नहीं हैं तब तक हम लोग बिना पीछे उनको आउट नहीं करते हैं। दूसरे पार्टी को नहीं बताते हैं दूसरे पार्टी को। जब ये उनके आदेश होता है कि हाँ जी इनको कह सकते हैं कि हम इतने पर सुलझ जाएंगे, तो हम उसको करते। और जो लास्ट पार्ट होता है, चौथा पार्ट, वो होता है कि एग्रीमेंट के आधार पर क्या शर्त है उसके आधार पर हम समझौता करते हैं। ये हमारे 4 पार्ट होते हैं मेडिएशन का। और देखिए एग्जैक्ट ऐसा तो कहने, एक प्रोसेस है ये वॉलंटरी प्रोसेस है, बाइंडिंग प्रोसेस है ये। तो इसमें
हमारा जो पूरा मीडिएटर का जो पूरा कोशिश होता है उसको एक कंडूसिव एनवायरनमेंट और ग्राउंड रूल के तहत उसको बात करने का मौका, इंटरेक्शन करने का मौका देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पुरानी बहाव में आते हैं। जनरली लिटिगेशन तो वही होता है जो पहले कभी अपना रहता है, उसके बीच किसी बात को लेकर के विवाद होता है, तो अगर उसको थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं और उसी आगे बढ़ने में मध्यस्थता का जो है मीडिएटर की भूमिका है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। और कई बार तो ऐसा देखते हैं कि वो बिल्कुल पुरानी इसमें आ जाते हैं और उसको कहते हैं, कई बार तो कहता हूँ एक डेट में, एक उदाहरण बताता हूँ कि एक पति पत्नी बच्चे को लेकर के आए, छोटे से 2-3 महीने के बच्चे होंगे, तो पूछा कि भाई एक बच्चे, बोला हम दोनों का है। तो उनको बताया कि देखो, जब आप माता पिता हो गए तो आपका पूरा ध्यान अपने बच्चों के अच्छे अपब्रिंगिंग के लिए, परवरिश के लिए होना चाहिए। माँ बाप का क्या कर्तव्य है और बच्चों के प्रति कितनी होनी चाहिए सेंसिटिव मदर फादर को, ये उसको जगाया जाता है। और उस इमोशन में, भाव में आकर करके कहता है हम तो चाहते हैं। तो मैंने कहा हडल क्या है बीच में, बैरियर क्या है, हम इसके जा करके नहीं लाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, उनके भी रिश्तेदार थे, उनके भी रिश्तेदार थे। तो मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहते? नहीं हम चाहते हैं हमारे घर आके आए। तो मैंने कहा तुम्हें तो इतनी तो पत्नी को करनी चाहिए। वो आदमी कहता ठीक है हम वहां जाएंगे लेकिन घर में नहीं घुसेंगे, बाहर रहेंगे। और वो कर करके बोला कि हम आज ही ले जाएंगे। तो ये कई बार ऐसा उसके भावना को, उसके अच्छी चीजों को, अच्छे दिनों को याद करवाना और फिर उसमें इमोशन में आकर के अपने वो सेटल हो जाता है। और मैं क्या समझता हूँ कि अगर मीडिएटर है इसमें अगर कामयाब हो गए, हाँ अगर रिजिड ना हो किसी चीज पर, जो आपने कहा कि नहीं रिजिड होता है कि नहीं उसको जेल ही भिजवाना, उसके बदला लेना, तो अगर हम उसको बातचीत कर करके उसके पुरानी भाव को पैदा करें तो सक्सेस होता है इसमें। इसमें कोर्ट में गए बगैर मीडिएशन की कोई, मीडिएटर की और मीडिएशन की कोई भूमिका है क्या, या डीएस की कोई भूमिका है क्या? नहीं, नहीं मीडिएशन तो कोर्ट से ही रेफर किया जाता है, ये इंटीग्रल पार्ट है कोर्ट का मीडिएशन। खास करके जो चेक बाउंस के मामले हैं या संपत्ति के मामले हैं, पूंजी के मामले हैं, उस तरह के मामले भी आपके पास आए होंगे जिसका कि अपना आपसी द्वंद्व चल रहा होगा, तो उस तरह के मामलों में कैसे सलटाते हैं? अब वो आजकल जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में लोग पहले तो चेक दे देते हैं और सिग्नेचर करके और ब्लैंक चेक दे देते हैं बगैर समझे कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। और जब नतीजा होता है तो उसके बाद में नहीं, हम तो नहीं लिए थे इतना पैसा, हम तो नहीं दिए थे इतना पैसा, ये वाला मामला चल पड़ता है। तो एक तो हम दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं कहीं पढ़ रहा था, हाल का पिछले हफ्ते की रूलिंग है कि अगर आपने चेक दिया किसी को, आपका साइंड चेक है, तो आप लायबल हैं उसमें जो अमाउंट भरा हुआ है वो अमाउंट देने के लिए। उसमें आपको कोई मदद कोर्ट से नहीं मिल सकती है। मध्यस्थता में जो मदद मिलनी हो मिले, लेकिन कोर्ट से कोई मदद मिलने को, बल्कि ऊपर कितना साल हुआ कि उसका ब्याज कितना हुआ, आपने उसको तंग किया, परेशान किया तो उसका फाइन, ये क्या है? हमने कहीं इसको पढ़ा है, डायरेक्ट तो इससे नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पढ़ा है, इसको नहीं, मैं कहता ऐसे केस को पढ़ा है कहीं कि ये तो तय है कि यदि आप किसी को चेक देते हैं तो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं। और फ्रॉड करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और जब करते हैं तो लोग को अदालत में पहुंचते हैं और अदालत ने आपने कहा कि भाई आपने जो कहा उसमें साइन किया और अमाउंट आपको उसके में आना चाहिए, नहीं होगा तो फिर जो कोर्ट ने निर्धारित किया हुआ है उसके अनुसार आपको होगा। तो ऐसे देखिए कई तरह के इस तरह के केस होते हैं, विवाद होते हैं, एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ पैसे, जैसे कि एक जो बहुत चर्चित मामले हो रहे हैं कि लोग गारंटी के रूप में चेक दे देते हैं। अगर आपने किसी से कुछ पैसा लिया, उस पैसे का चेक दे सकते हैं? नहीं, तो उतने के लिए आप दावेदार रहेंगे। यह कहने से नहीं, देखिए हमारा ये जो राइटअप है वो हमारा नहीं है, हमने नहीं लिखा है, इन्होंने भर दिया है। अरे भाई चेक तो आपने दिया ना, साइन तो आपने किया ना, चेक आपका है, चेक आपने दिया, साइन आपका है, ये दो चीजें हैं, यही सबसे ज्यादा वो है आपको फेरे में डालने के लिए। भर कोई भी सकता है, लेकिन आप जब अमाउंट है
और आपके बैंक का खाता का चेक है तो और आप चेक जिम्मेदार अगर हैं। किसी समय आपने गलती से अपने ये कहना लिख में ये कहना उसका जो बुक होता है उस पर रख लिया, साइन किया हुआ, कोई उठा ले गया, तो कंप्लेन करना चाहिए बैंक को। हाँ, बैंक को कंप्लेन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए चेक को, भाई चेक देखिए ऐसे ऐसे है, और आपको पुलिस में जाना चाहिए। प्रोसेस कई बार लोग पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, हाँ और वो अगर बाउंस बैक होता है तो उनको चाहिए क्या, उनको सही समय पर बैंक को बताना और कंसर्न आदमी को बताना कि हमारे पास अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, आप इसको रुक जाएं और उसके बाद दें। तो जब भी पोस्ट डेटेड चेक को इशू किया जाता है तो हमेशा रहना चाहिए कुछ डेट के पहले वो अमाउंट हो, और ना होता है तो बैंक और उनको दोनों को सूचना कर देनी चाहिए ताकि किसी लिटिगेशन में ना जाए। और चेक आपका गलती से चला जाता है किसी के पास, तब तो आपको जरूरी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, बैंक को इन्फॉर्म करिए कि हमारा चेक ऐसे किसी ने ले लिया है। जी जी जी, हाँ, यदि खो जाता है, मिसप्लेस होता है या खोता है, नहीं आप जो दावा करेंगे हमने नहीं दिया, हाँ, नहीं दिया, तो इस दावे के साथ आपका ये प्रमाण तो चाहिए ना भाई। जी हाँ, जी हाँ। वो तो हर चीज में, जैसे मान लीजिए मोबाइल का खो गया तो हम पहले थाने में देते हैं कि कहीं मिसयूज ना हो जाए, तो इसलिए हमें सही प्लेटफॉर्म पर उसको बताना जरूरी होता है लिटिगेशन से बचने के लिए। हाँ। इस तरह के मामलों में एक और पक्ष उसका ये है कि कोर्ट ने कर दिया कि पहले ये मीडिएशन में जाएगा, मीडिएशन के बाद ही इसका जो है, अगर मीडिएशन में नहीं हो पाता है तब इसको कोर्ट में सुनवाई होगी और इस पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह के मामलों में जो केसेस आते हैं वो कितने कीन रहते हैं कि हमारा मामला यहाँ सलट जाए, और जो उनके साथ पैरविकार होते हैं वो पैरविकार कितने कीन होते हैं कि मामला को सलटा ही दिया जाए, या चाहते हैं कि भाई है पड़ा हुआ चलता रहे, क्या दिक्कत। सर, जो अगर डायरेक्ट आते हैं ना तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जब वो उनके साथ जो रहते हैं तो वो थोड़ा उनको देते, कोई नहीं जी आगे देख लेंगे, तब प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर वो आदमी अपने से दोनों पक्ष में आए, मीडिएशन का मतलब समझे और मीडिएशन करने के लिए वो तैयार हो तो तैयार होते, और जैसा मैंने कहा कि लगभग 40% तो होता है, 35 to 40% जरूर होता है, मानते हैं। और इसमें है कि अगर आप सेटलमेंट यहाँ करते हैं तो आप अपना जो कोर्ट में फीस दी वो भी वापस ले सकते हैं। आपके जितने भी केस हैं दोनों के संबंध में वो सारे खत्म हो जाएंगे, उस शर्त में लिखा जाता है। तो जब इस बात को लोग जानते हैं तो कई अपने से आपस में ऊपर नीचे करके समझौता करके इसको सेटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमाउंट कुछ है क्या उसमें कि इतने अमाउंट तक ही मामले मीडिएशन में जाएंगे, या जो भी अमाउंट है, जो चेक है बाउंस हुआ वो सारे मामले मीडिएशन में जाएंगे? ऐसा अमाउंट कुछ फिक्स है क्या कि इतने ये जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैंने नहीं कहीं पढ़ा। दूसरे की कमर्शियल मामलों में कोर्ट ने कर दिया कि फर्स्ट मीडिएशन एंड पहले आप वहां जाइए, उसके बाद निगोशिएट करिए, आपस में करिए, दोनों पार्टी निगोशिएट करिए, उसके बाद ही हम इंटरटेन करेंगे वहां क्या मीडिएटर होता के सामने, और कोशिश करिए कि वहां पर सारे मामले हों। जी जी। तो इससे जो सीजेआई का अपना था और सामान्य धारणा है कि कोर्ट में केसेस कम होंगे, तो केसेस कम हो रहे होंगे उसी केसेस कम होने का तो जो हो, लेकिन केसेस कुछ उससे सुलझाए जा रहे हैं, उससे हटते हैं, कम होते हैं। केसेस आने कम हुए कि नहीं हुए अलग है, लेकिन अगर इतने 30 से 40% हमारा है देश में कि ये आ रहा है तो निश्चित रूप से ये कम होते होंगे, कोर्ट बर्डन कम होता होगा। नहीं, आबादी के हिसाब से और जिस ढंग से आदमी का ईगो बढ़ा है, जिस ढंग से हड़बड़ी हुई है, जिस ढंग से मारामारी है, सबको पछाड़ करके आगे निकल जाने की, उसमें तो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं ना। हजारों केस रोजाना कहीं ना कहीं वो हो रहा है, किसी न किसी कोर्ट में जा रहा है, यहाँ हारा तो अपील कर रहा है हाई कोर्ट में आ रहा, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना। तो इस तरह के मामलों में मामले घटें अदालतों में, अदालतों का यह भी काम तो बहुत मुश्किल है ना कि भाई हम खोजे और खोज करके इसको रेफर करें कि भाई नहीं, इसको पहले मध्यस्थता में जाओ। इसमें भी तो टाइम किल होता है, बहुत टाइम किल होता है। इसमें कोर्ट केसेस में और मीडिएशन में जब आता है तो दोनों में यही है कि मान लीजिए एक सिविल कोर्ट ने आदेश दिया तो उसके खिलाफ ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ है परमानेंट सेटल हो जाता है और सारे केस वापस आते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि दोनों, जो मैंने कहा, विन विन सिचुएशन में दोनों के रिलेशन बनते हैं और आगे के लिए परमानेंट सोल्यूशन होता है, फिर आगे कोई नहीं जाता इसमें। मीडिएशन में जो समझौते होते हैं, जो समझौता बनता है, उसको डिग्री बोलते हैं। वो डिग्री कोर्ट से अप्रूव्ड होती है और उसके खिलाफ आप कहीं जा नहीं सकते हैं।
और दोनों पक्ष के लिए, इसलिए कि दोनों पक्ष उसमें साइन कर रहा है, इसलिए दोनों पक्ष का कंपल्सन है कि वो मैंडेटरी है कि वो उसको माने ही माने, उसमें इफ बट नहीं है। जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया, दूसरा पक्ष ये है कि इसमें कोई हारता जीतता नहीं है, दोनों सद्भावपूर्ण ढंग से आपस में समझौता करके चलो भाई हमारा पैसा था निकल गया, अपना भी कि भाई हम क्यों पाप बटोर रहे थे, हम जो था वो हमने चुका दिया, कोर्ट का फीस लौट गया, कोर्ट में लड़ने का जो खर्च होता वो सब बच गया। हम इस उम्मीद के साथ आज के एपिसोड को यहीं विराम देंगे कि आप मध्यस्थता के लिए स्वयं भी कोर्ट को कह सकते हैं, आपका मामला वहां पड़ा हुआ है, कि हमारे मामले को कोर्ट ये मध्यस्थता में भेजा जाए, तो वहां बहुत जल्दी आपके मामले का रास्ता निकल सकता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, जोहार। नमस्ते।